जंगल की राहों में छिपा था कोई राज अंधेरा, दोस्ती की हंसी में घुला था डर का साया गहरा। मेहंदी की खुशबू में बहता खून बन गया निशाना, नदी नहीं थी पानी की, था दर्द भरा अरमान। एक चली थी साथ निभाने, खुद ही बन गई कहानी। विरकस के इस चक्कर में खो गई हर एक जवानी। शाम का वक्त होता है। आनंदी और उपेक्षा, जो दो सबसे अच्छी दोस्त हैं, हरे भरे जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर साइकिल चला रही होती हैं। दोनों बेहद खुश लगती हैं और ऐसे साइकिल चला रही होती हैं जैसे एक दूसरे से रेस लगा रही हों। साइकिल चलाते चलाते वो आगे बढ़ती रहती हैं और कुछ वक्त बाद जंगल की ओर जाने वाली एक रास्ते के पास आकर रुक जाती हैं। दोनों उस रास्ते को देखती हैं। उन्हें उसके बारे में जानने की इच्छा होती है और वो पास ही खड़े एक फल बेचने वाले से पूछने का फैसला करती हैं। भैया, ये रास्ता कहाँ जाता है? ये तुम लोग क्या पूछ रहे हो? कहीं भी जाता हो? हम लोग शहर से आए हैं, यहाँ कुछ दिन रुकने। कैंपिंग करने आए हो? हाँ, कैंपिंग करने आए हैं। क्या अंदर जंगल में कोई नदी है? हाँ, सब कुछ है और जो नहीं होना चाहिए वो भी है। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ से सीधे चले जाओ, बस 3 किलोमीटर पर एक नदी मिल जाएगी, अगर पहुँच पाए तो। आनंदी और उपेक्षा उसे थोड़ा अजीब और डरावना सा महसूस करती हैं, मगर वो उसे नजरअंदाज करने का तय करती हैं और फिर जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। दोनों अपनी साइकिलें जंगल वाले रास्ते की ओर मोड़ती हैं और अंदर दाखिल होती हैं। दोनों फल बेचने वाले के बताए अनुसार सीधे जंगल के अंदर साइकिल चलाती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। कुछ वक्त बाद वो एक पुराने और खुरदरे दरख्त के पास आकर रुक जाती हैं। यार आनंदी, आधे घंटे तो हो ही गए होंगे हमें साइकिल चलाते हुए। उस फल वाले के हिसाब से तो सीधे 3 किलोमीटर पर ही नदी थी ना? हाँ यार, मुझे तो लगता है 3 नहीं 6 किलोमीटर आ गए हम और कुछ नहीं मिला। अपना जीपीएस चेक करने जरा, देख तो हम कहाँ हैं। आनंदी अपने बैग से जीपीएस ट्रैकर निकालती है, मगर उसमें कोई सिग्नल नहीं मिलता। यार, इसे भी अभी ही खराब होना था। क्या हुआ? नो सिग्नल। शिट यार, अब क्या करें हम? मुझे लगा ई मैप से काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने दूसरे मैप्स लिए नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम जिस रास्ते से यहाँ आए हैं वही रास्ता फॉलो करके रिटर्न चले जाते हैं। आनंदी ऊपर देखती है, तब तक चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। देख रही हो? ओह हाँ यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। एक काम करते हैं, हम कोई खाली जगह ढूंढ लेते हैं और आज रात वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही वो वहां से आगे निकलती हैं, जंगल की रूह विरकस वहां नजर आती है, उसी जगह पर जहां पर वो अभी खड़ी थीं, और विरकस उन्हें जाते हुए देखती हैं। कुछ आगे बढ़ने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जो खाली सी लगती है। चारों ओर बड़े बड़े दरख्त होते हैं और वहां घना अंधेरा होता है। दोनों वहां रुक जाती हैं। ये जगह सही लगती है, क्या बोलती हो? हाँ, चलो यहीं कैंप सेटअप करते हैं। हाँ चलो। वो दोनों अपना कैंप सेटअप करने लगती हैं। कैंपिंग लाइट जलाती हैं। अब खाने का क्या? मैंने अपने बैग में कुछ कप नूडल्स रखे थे, शायद उससे काम हो जाए। मगर गर्म पानी, ओह शिट, ये तो मेरे ध्यान से ही निकल गया। अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम जंगल की ओर जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं यहाँ बाकी चीज़ों और सामान का ख्याल रखती हूँ। मगर आनंदी, मुझे अकेले में डर लगेगा। क्या हम साथ में नहीं जा सकते? अगर साथ गए और पीछे से हमारा सामान कोई ले गया तो? चलो ना, यहाँ बीच जंगल में कौन ही आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ, तुम यहाँ सामान का ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आना। हाँ। आनंदी वहाँ से चली जाती है। उपेक्षा पास पड़ी एक लकड़ी उठा लेती है और एक पत्थर पर बैठ जाती है। कुछ वक्त बाद आनंदी जंगल के अंदर और गहराई में पहुँच जाती है। सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रही होती है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है और उसे बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। ये पानी की आवाज, मुझे जाना चाहिए।
आनंदी ये जानने की कोशिश करती है कि आवाज कहाँ से आ रही है और उसी ओर आगे बढ़ने लगती है। कुछ वक्त बाद वो एक छोटी सी बहती नदी तक पहुंचती है और ये देखकर उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। वो अपने कपड़े उतारती है और किनारे रख देती है और अकेली ही नदी में चली जाती है। वो ठंडे पानी का लुत्फ उठाते हुए शांति से नहा रही होती है। तभी अचानक उसे जंगल की तरफ से एक तेज आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस ओर मुड़ती है और देखने लगती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। दूसरी ओर उत्प्रेक्षा अभी भी जमीन पर बैठी होती है और आनंदी के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। वो आसपास के जंगल के कीड़ों की हर आवाज से घबरा जाती है और डर जाती है। तभी उसे अंधेरे जंगल से एक लंबी चीख सुनाई देती है। वो तुरंत डरकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ में लकड़ी पकड़ लेती है। कौन है वहां? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कौन है? तभी एकाएक कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। खौफ उसके पूरे जिस्म में दौड़ पड़ता है और वो तुरंत पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं है, बस आनंदी खड़ी होती है। थैंक गॉड तुम वापस आ गई। मैं तो डर ही गई थी यार। जंगल बहुत खौफनाक है और वहां से कोई आवाज आ रही थी। आनंदी उत्प्रेक्षा को शांत करती है। कोई बात नहीं, डरो मत, पहले शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं आ गई हूँ ना। थैंक यू यार। तुम तो लकड़ियाँ लेने गई थी ना, लाई नहीं? लकड़ियाँ छोड़ो, मैं कुछ और ढूंढ कर आई हूँ। वो क्या? मुझे वो नदी मिल गई है जिसके बारे में हमें बताया गया था। क्या सच? तब तो हमें वहीं जाना चाहिए। चलो हम टेंट को बंद करके वहीं लेकर जाते हैं। इसे ले जाने की जरूरत नहीं है। हम वहां जाकर कुछ वक्त बैठते हैं, कुछ खाकर फिर यहाँ आ जाएंगे। उत्प्रेक्षा कुछ वक्त सोचती है और फिर मान जाती है। दोनों साथ में घने जंगल की ओर चलने लगती हैं। जंगल के अंदर आनंदी तेजी से आगे बढ़ रही होती है और अपने सामने टॉर्च लिए हुए रास्ता देखती चल रही होती है। अंधेरे में भी उसके कदम तेज होते हैं, जबकि उत्प्रेक्षा को उसके साथ चलने में दिक्कत आ रही होती है। वो भी अपने हाथ में टॉर्च लिए हुए उसके पीछे पीछे चलती है। आनंदी रुकना यार, इतनी तेज क्यों चल रही है? और कितनी दूर है? बस थोड़ा और उत्प्रेक्षा। नदी के पास सब थोड़ा अलग है, वहां थकान नहीं लगती। उत्प्रेक्षा कुछ वक्त तक उसके पीछे पीछे चलती रहती है। वैसे तो कुछ कह रही थी उस आवाज के बारे में। वो क्या था? वो एक लड़की थी, यहाँ रास्ता भटक गई थी, मगर अब वो खुश है। तू इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है? उत्प्रेक्षा हवा में कुछ सूंघती है। और ये खुशबू कैसी है? मेहंदी जैसी खुशबू है। आनंदी चलना रोक देती है और वहीं खड़ी हो जाती है। वो पीछे मुड़े बिना ही उत्प्रेक्षा से सख्त आवाज में बात करती है। तो तुझे मेहंदी पसंद नहीं? पता है कितनी शुभ होती है मेहंदी। चल चल, अब ज्यादा डरा मत। ये भूत वूत की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। उत्प्रेक्षा को ये मजाक लगता है और वो ये कहते हुए आनंदी के आगे निकलकर चलने लगती है। कुछ वक्त बाद वो फिर से उसी नदी के पास पहुंचती है, मगर अब पानी पहले जैसा साफ नहीं दिखता। नदी खामोश सी लगती है और उसका पानी गहरा और काला हो चुका होता है। ये नदी है? इसका पानी तो बिल्कुल काला है। आनंदी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। वो बात करते करते अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे कुछ नजर आता है। वो देखती है कि आनंदी का जैकेट पानी में एक पत्थर पर अटका हुआ है। आनंदी, तेरा जैकेट वहां कैसे? तू तो पहन के गई थी ना। आनंदी आगे बढ़ती हुई अंधेरे से बाहर आती है। उसकी चाल अब बदल चुकी होती है। वो दुल्हन का लहंगा पहने होती है, हाथों में चूड़ियां और गहने सजे होते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल मरा हुआ सा लगता है। मैंने नहा लिया है। पुराने कपड़े बोझ लग रहे थे। उत्प्रेक्षा ये देखकर डर जाती है और एक दो कदम पीछे हट जाती है। तुम कौन हो? आनंदी कहाँ है? जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ती है, उसका चेहरा बदलकर किसी दूसरी औरत में तब्दील हो जाता है।
वो उस दुल्हन के रूप में बेहद खौफनाक लगती है। आनंदी वही है जहां उसे होना चाहिए था, मेरे साथ। मेरी डोली उठने वाली है उपेक्षा, और मुझे सहेलियों की जरूरत है। विरकिस अपना हाथ उपेक्षा की ओर उठाती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है और बूंदें नीचे पत्थरों पर गिरने लगती हैं। ये देखकर उपेक्षा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे नदी की दूसरी ओर आनंदी नजर आती है। वो भी दुल्हन के कपड़ों में होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर उपेक्षा टूट जाती है और उसे समझ आ जाता है कि जो उसे यहाँ तक लेकर आई थी वो कभी आनंदित थी ही नहीं। तुमने उसे मार दिया, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे अमर कर दिया। अब वो कभी बुजुर्ग नहीं बनेगी, वो कभी धोखा नहीं खाएगी, वो हमेशा कुंवारी रहेगी मेरी तरह। वो आगे बढ़ती है और उपेक्षा के पास पहुंच जाती है। उपेक्षा नाव में सर हिलाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है। उसे भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो खुद ही नदी पार करने का फैसला करती है। वो बगैर देर लगाए पानी में कूद जाती है। जैसे ही वो दूसरी तरफ तैर के जाने लगती है, उसे पानी में से कई हाथ बाहर आते हुए नजर आते हैं, जिसका मतलब होता है कि वहां सिर्फ आनंदी नहीं थी, बल्कि वो सभी लड़कियां थीं जो पिछले कुछ दिनों में गायब हुई थीं। उपेक्षा को समझ में आ जाता है कि नदी का रंग काला नहीं बल्कि लाल है। ये उन सभी लड़कियों के खून जैसा लगता है जिन्हें विरकस ने यहाँ फंसा रखा है, और अब अगली बारी उसकी है। तभी विरकस पानी से ऊपर उठती है और उपेक्षा के कंधे को पकड़ लेती है। वो उसकी आंखों में देखने के लिए एक डरावनी सी मुस्कान देती है। हमारी बारात तो उस खाई में गिर गई थी, मगर मेरी डोली आज उठेगी। चलो मेरी सहेली बनो। नहीं नहीं नहीं। यहीं पर रात खत्म हो जाती है। अगले दिन दो लड़कियां उसी जंगल में पहुंचती हैं जहां से घने जंगल की ओर जाने वाला रास्ता शुरू होता है, और वो उसी फल बेचने वाले के पास जाती हैं। भैया, ये रास्ता कहाँ को जाता है? कैंपिंग करने आई हो? हाँ हाँ, कैंपिंग के लिए आए हैं। सीधे जाना और 3 किलोमीटर पर आपको एक बढ़िया सी नदी मिलेगी, मजा आएगा। दोनों उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होती हैं और साइकिल लेकर जंगल के अंदर चली जाती हैं, और इस तरह से विरकस का चक्कर चलता रहता है।